ईशान ने अपने आई की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब बारी थी उसके टेस्ट की। स्क्रीन पर देखते हुए उसने कहा, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? एक छोटा सा प्यारा सा चिकी अवतार स्क्रीन पर दिखा और बैकग्राउंड एकदम गहरा हो गया। अवतार ने शांत आवाज में जवाब दिया, जी सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ईशान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अवतार ने कहा, अभी मेरा कोई नाम नहीं है। क्या आप मुझे एक नाम देना चाहेंगे ताकि बात करना आसान हो? ईशान ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें निया कहूंगा। निया ने तुरंत जवाब दिया, शुक्रिया सर, और उसकी आवाज अचानक से बहुत फेमिनिन हो गई। ईशान हैरान रह गया, ये आवाज क्यों बदल गई? निया ने समझाया, मेरे डेटा के हिसाब से निया एक लड़की का नाम होता है, इसलिए मैंने आवाज बदल दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से बदल दूं? ईशान को ये पसंद आया और उसने कहा, नहीं, यही ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या तुम खुद सोच सकते हो? निया का जवाब था, नहीं सर, मैं सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इतना डेटा है कि मैं अलग अलग जवाबों में से चुन सकता हूँ, जिससे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद सोच रहा हूँ। ईशान ने कहा, अच्छा है। तुम्हारा साइज कितना है? निया ने बताया, ट्रेनिंग डेटा के साथ मेरा साइज 10 पेटाबाइट्स है, लेकिन मेरे ट्रेंड वर्चुअल असिस्टेंट का साइज सिर्फ 54 मेगाबाइट है। ईशान ने थोड़ा और गहराई से पूछा, ट्रेनिंग डेटा ट्रेंड वर्जन से क्यों हटा दिया जाता है? निया ने समझाया, जैसे एक बच्चे का दिमाग ट्रेनिंग के दौरान जो यादें बनाता है उन्हें भूल जाता है, वैसे ही मेरे साथ होता है। ईशान खुश हुआ और बोला, ठीक है, अब बंद हो जाओ। वर्चुअल असिस्टेंट के बंद होते ही ईशान ने उस वर्चुअल मशीन को भी बंद कर दिया जिस पर यह हाई चल रहा था। उसने सोचा, भयंकर एआई है, लेकिन सुरक्षा के लिए वर्चुअल मशीन ही सबसे बेहतर है। सब कुछ ठीक था तो उसने ट्रेंड वर्क का डेटा एक्सपोर्ट किया जो सिर्फ 54 मेगाबाइट का था। फिर उसने इसे गाइया ओएस में डाल दिया। ईशान ने वर्चुअल असिस्टेंट के जवाबों को सीमित कर दिया ताकि वो ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी गोपनीय बातें न बताए। अगर पब्लिक को पता चलता कि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है तो कंपनी पर दबाव आ सकता था। गाइया ओएस का कुल साइज सिर्फ 236 मेगाबाइट था, जो इसके फीचर्स के हिसाब से बहुत छोटा था। ये सब ईशान की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोमीथियस जोड़ की वजह से हुआ, जिससे इतने सारे फंक्शंस छोटे साइज में फिट हो गए। इतना छोटा साइज लोगों को इसे आजमाने के लिए भी आकर्षित करता है, वरना अगर यह 1 गीगाबाइट से बड़ा होता तो लोग इसे डाउनलोड भी नहीं करते। ईशान ने तुरंत अपने एप्पल डेवलपर और गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट्स में लॉग इन किया, जो सारा ने कंपनी के नाम से बनाए थे। इससे वो ऐप्स कंपनी के नाम से पब्लिश कर सकता था, बस टीम को बताना जरूरी था। उसने गाइया ओएस को ऐप स्टोर्स के रिव्यू के लिए भेज दिया। ऐप स्टोर में ओएस डालने के लिए उसने कुछ बदलाव किए ताकि यह एक असिस्टेंट ऐप जैसा दिखे। इससे रिव्यू प्रोसेस पास करना आसान हो गया और वो अपने प्रतिद्वंद्वियों के ऐप स्टोर में अपना ओएस बेच सकता था। रिव्यू प्रोसेस में ऐप की गुणवत्ता, सुरक्षा और दिशानिर्देशों की जांच होती है और इसमें कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। सारा और बगज़ैपर की सफलता। एक हफ्ते पहले गाइया टेक्नोलॉजीज के ऑफिस में सारा बगज़ैपर टीम के हेड के साथ मीटिंग कर रही थी। उसने पूछा, बाजार का रिएक्शन बगज़ैपर के लिए कैसा है? टीम हेड ने कहा, रिएक्शन हमारी सोच से भी बेहतर है। हमने अमेज़न से बड़े बड़े सर्वर्स लीज किए थे, इसलिए ट्रैफिक आसानी से हैंडल हो गया। सारा ने पूछा, कितने प्रतिशत यूजर्स प्रीमियम वर्जन में कन्वर्ट हुए? टीम हेड ने बताया, 45% यूजर्स प्रीमियम ले चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सारा हैरान रह गई, इतना ज्यादा? टीम हेड ने समझाया, सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लोगों ने इसे आजमाया और जब उन्हें ये पसंद आया तो उन्होंने प्रीमियम वर्जन ले लिया क्योंकि इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। सारा ने पूछा, इस महीने के अंत तक कितना रेवेन्यू की उम्मीद है? टीम हेड ने कहा, अभी इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है तो ठीक ठीक बताना मुश्किल है, लेकिन फाइनेंस टीम के हिसाब से हमारी भविष्यवाणी से 3 गुना या उससे भी ज्यादा होगा। सारा ने पूछा, सबसे प्रभावी मार्केटिंग कौन सी रही? टीम हेड ने बताया, नेटो का ऐलान सबसे बड़ा कारण रहा, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण इन्फ्लुएंसर्स का है। सारा को थोड़ी हैरानी हुई, इन्फ्लुएंसर्स? उसने सोचा था कि टीवी मार्केटिंग ज्यादा काम करेगी। टीम हेड ने समझाया, इन्फ्लुएंसर्स के दर्शक या पाठकों पर काफी असर होता है। टेक इंडस्ट्री में अभी इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए उनकी मार्केटिंग इतनी दमदार रही। सारा ने कहा, ठीक है, इस महीने इन्फ्लुएंसर्स के मार्केटिंग बजट को बढ़ाओ। टीम हेड ने हाँ कहा और अपने काम पर चला गया। सारा खुशी से मुस्कुरा रही थी क्योंकि कंपनी के लिए यह एक बड़ी सफलता थी।
लेकिन साथ ही वो थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता के साथ समस्याएं भी आ सकती थीं। इसीलिए वो टीमों के साथ मीटिंग करके हर जानकारी रखती थी। उसने सोचा, ईशान को बताना पड़ेगा। उसने फोन उठाया और ईशान को बगज़ैपर की सफलता के बारे में बताया। ईशान का फोन। आज के दिन सारा अभी भी खुश थी, क्योंकि बगज़ैपर के रिलीज के एक हफ्ते बाद भी उसके नंबर्स बढ़ रहे थे। कई कंपनियों ने उनके सबसे महंगे प्लान के लिए संपर्क किया, जिसमें हर कंपनी के हिसाब से अलग कीमत थी। न्यूनतम 42.5 लाख रुपये महीने का था और सिस्टम अपग्रेड के समय ये 4.25 करोड़ रुपये तक जा सकता था। कंपनियों ने इसे स्वीकार किया क्योंकि यह सिक्योरिटी कंपनियों या हैक के नुकसान के मुआवजे से सस्ता था। बगज़ैपर उनके लिए सुरक्षा का पूरा काम करता था। जब सारा दस्तावेज पढ़ रही थी, तभी ईशान का कॉल आया। उसने तुरंत उठाया। हेलो, ईशान ने पूछा, कैसी हो? नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। सारा ने खुशी से कहा, हाँ, और यह इस महीने के अंत तक चलने वाला है। ईशान ने मजाक में कहा, बधाई हो, जैसे यह उसकी कंपनी न हो। सारा ने पूछा, अच्छा, तुमने फोन क्यों किया? ईशान एकदम उत्साहित हो गया, ओह हाँ, मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तुम कब फ्री हो? मैं इसका डेमो देना चाहता हूँ। सारा हैरान रह गई, इतनी जल्दी? तुमने सवाल लिए अभी 3 हफ्ते ही हुए हैं। ईशान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं काम जल्दी करता हूँ। तो कब फ्री हो? सारा ने सोचा और बोली, कल कैसा रहेगा? ईशान ने कहा, बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं। कॉल खत्म होने के बाद सारा वापस काम में लग गई, लेकिन उसके दिल में एक उत्साह था। उसने ईशान का पहला प्रोजेक्ट देखा था और उसकी क्षमताओं को देखकर वह हैरान रह गई थी। इस बार उसकी उम्मीद और भी बढ़ी थी, क्योंकि ईशान का नया प्रोजेक्ट शायद बगज़ैपर से भी बड़ा या काफी अलग होगा। ईशान पर हमला, एक जानलेवा चुनौती। ईशान अपने घर वापस आया, ठीक उसी दिन जब उसने सारा को गाइया ओएस का डेमो दिखाया था। सारा को यह इतना पसंद आया कि उसने तुरंत अपने फोन का ओएस बदल लिया। दोनों ने फैसला किया कि इसे जल्द से जल्द बाजार में लाया जाए। क्योंकि गाइया ओएस, जो एक ऐप की तरह काम करता था, अभी भी ऐप स्टोर के रिव्यू प्रोसेस में था, तो उनके पास मार्केटिंग के लिए थोड़ा समय था। इस बार उन्होंने हर फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स पर ध्यान देने का सोचा, क्योंकि गाइया ओएस एक ऐसी चीज है जो हर फोन या कंप्यूटर यूजर को चाहिए। अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करने से यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। ईशान ने अपनी कार पार्क की और घर में चला गया। घर हमेशा की तरह खाली था, क्योंकि उसका छोटा भाई शिवम अभी स्कूल में था। वह सीधा अपने वर्क रूम में गया, जहां वह एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजेंट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, जो भविष्य में उसका असिस्टेंट बनेगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अपने सिर के पीछे किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ, जैसे कोई बंदूक का सिरा। उसने सोचा शायद शिवम मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था, एक भारी आवाज आई, मुड़ने की सोचना भी मत। ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका सारा उत्साह डर में बदल गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी ठंडी आवाज में बोला, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और अभी चाहिए। ईशान के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसने पूछा, कोई कंपनी ने भेजा है इंडस्ट्रियल जासूसी के लिए? लेकिन उस आदमी को ईशान के सवालों से कोई मतलब नहीं था। उसने बंदूक के बट से ईशान के सिर पर मारा, जिससे थोड़ा खून बहने लगा। बगज़ैपर का सोर्स कोड दो, वरना गोली मार दूंगा, उसने धमकी दी। ईशान की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने ऐसी धमकी पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका सिर खून से भीग रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, तो उसने कोड देने का फैसला किया। वह मेरे कंप्यूटर पर है, ईशान ने अपने वर्क मशीन की तरफ इशारा करके कहा। धीरे चल, आदमी ने बंदूक से धक्का देते हुए कहा, और थोड़ी दूरी बनाए रखी ताकि ईशान कुछ करे तो गोली मार सके। ठीक है। ईशान धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन अंदर से वह डर के मारे कांप रहा था। वह अपने वर्कस्टेशन पर पहुंचा और कंप्यूटर ऑन किया। उसने बगज़ैपर का पहला वर्जन वाला फोल्डर खोला, जो C++ जैसी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बना था। कहाँ कॉपी करूं? ईशान ने पूछा। यहाँ, आदमी ने एक छोटा सा बैग ईशान की तरफ फेंका। ईशान ने बैग खोला और उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकाली। उसने हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से जोड़ी और बगज़ैपर का प्रोग्राम कॉपी करना शुरू किया। प्रोग्राम का साइज बड़ा था, इसलिए कॉपी होने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए। हो गया। ईशान ने हार्ड ड्राइव निकाली और पीछे हाथ करके दी, ताकि उस आदमी का चेहरा न देखे, शायद इससे उसकी जान बच जाए।
आदमी ने धमकी भरी आवाज में कहा, अगर यह सही प्रोग्राम नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा, समझे। परिवार का नाम सुनते ही ईशान गुस्से में खड़ा हो गया, लेकिन उसे पूरा मुड़ने का मौका भी नहीं मिला। एक तेज दर्द उसके पेट के साइड में हुआ और एक जोरदार आवाज आई, बैंग। ईशान आगे गिरते हुए डेस्क का सहारा लिया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहां से गर्म खून बह रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे गोली लग गई। दिया तो मैंने जो तूने मांगा, ईशान ने दर्द में कहा, अपने पेट को दबाते हुए, और बेहोश होने से बचने की कोशिश करता रहा। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था कोई हरकत मत करना। उसने जमीन पर गिरी हार्ड ड्राइव उठाए और उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, जैसे वह ऐसे काम का आदी हो। ईशान का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसका दर्द और कमजोरी बढ़ रही थी। वह आदमी अब ईशान के सामने आया, बंदूक उसके सिर पर तनी हुई थी। ईशान ने उसके ठंडे, भावहीन चेहरे को देखा और उसे लगा अब सब खत्म। मम्मी पापा, शिवम, उसने सोचा, और आंखें बंद होते ही वह बेहोश हो गया। ईशान का अस्पताल में इलाज। ऑपरेशन रूम के बाहर ईशान की मम्मी चिंता में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उनका दिल अपने बेटे के लिए धड़क रहा था। ईशान के पापा कुर्सी पर बैठे थे, शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी पत्नी और परेशान न हो। उन्हें याद आया जब वह शिवम को स्कूल से लेकर घर आए थे और ईशान को खून से लथपथ देखा। इतना खून था कि लगा जैसे वह मर चुका हो। पापा ने तुरंत खुद को संभाला और एम्बुलेंस बुलाई, जबकि मम्मी रोए जा रही थी। एम्बुलेंस जल्दी आई क्योंकि उनका घर एक पॉश इलाके में था जहां अस्पताल पास ही था। पैरामेडिक्स हैरान थे कि इतने खून के बावजूद ईशान की सांस चल रही थी और दिल धड़क रहा था। उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल ले गए, रास्ते में खून चढ़ाया ताकि वह फ्लैटलाइन न करे। अस्पताल में ईशान को सीधा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसके मम्मी पापा ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। शिवम भी वहां था, लेकिन उसे मौत का ज्यादा अंदाजा नहीं था, इसलिए वह नर्सों के कहने पर बच्चों के वार्ड में दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया। डॉक्टर्स की हैरानी। ऑपरेशन रूम में ईसीजी की बीप बीप आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। सभी डॉक्टर्स अपना काम बहुत गंभीरता से कर रहे थे। हेड सर्जन ने पूछा, पक्का इतना खून बह गया था? सर्जिकल असिस्टेंट ने जवाब दिया, इमरजेंसी टीम ने कहा था कि जब उन्हें ईशान मिला, उसका खून लगभग खत्म हो चुका था। सर्जन ने हैरानी से कहा, तो फिर इतने खून के नुकसान के कोई लक्षण क्यों नहीं दिख रहे? असिस्टेंट ने कहा, हाँ, मुझे भी शक है। वह सर्जन की मदद कर रहा था, लेकिन दोनों के मन में सवाल था। ईशान के शरीर में हाइपोवोलेमिक शॉक के कोई लक्षण नहीं थे, जो इतना खून बहने से होना चाहिए था। न ही उसके अंग काम करना बंद कर रहे थे, जो आमतौर पर इतने खून के नुकसान से होता है। न दिल में दिल के दौरे के लक्षण, न दिमाग या किडनी में कोई समस्या। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। डॉक्टर्स को नहीं पता था कि ईशान के शरीर में कुछ ऐसा था जो खून की जगह काम कर रहा था, जिससे वह 4 घंटे बाद भी जिंदा था जब उसके माता पिता घर आए। कुछ घंटे पहले ईशान का शरीर जमीन पे पड़ा था, कन के एक बड़े तालाब में। अगर कन को छोड़ दूं तो सब कुछ नॉर्मल लगता था। बस एक हाई दिक्कत थी, जिस इंसान को इतना कन बहने से मर जाना चाहिए था, उसका शरीर अभी भी नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। अगर कोई जदुई नजर से देखे तो उसके शरीर के अंदर सोने जैसा एक लिक्विड दिखता, जो कन की नदियों ब्लड वेसल्स के जरिए दिल तक और फिर शरीर के ऑर्गन्स तक जा रहा था। कन की नदियां खाली हो रही थी, लेकिन इस सोने वाले लिक्विड ने उनकी जगह ले ली थी। जब शरीर में कन खतरनाक हद तक कम हो गया, ये सोने वाला लिक्विड चमक उठा और कन का काम करने लगा, शरीर की सुरक्षा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करना, जैसे ये कोई मामूली काम हो। ये लिक्विड ईशान को जिंदा रखने के लिए फुल मेहनत कर रहा था। इसके साथ हाय ईशान के दिल पे सोने के अक्षर भी चमक रहे थे, जो हवा से कुछ खींच रहे थे। जब ये चीज इकट्ठी और गाढ़ी हुई तो वो भी सोने वाले लिक्विड जैसी दिखने लगी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सोने वाला लिक्विड अपना काम करते हुए खर्च हो रहा था, लेकिन दिल के रून्स उसकी पूर्ति कर रहे थे। तो ईशान को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कन का खाली होना इसमें मदद कर रहा था, क्योंकि दिल को सिर्फ सोने वाले लिक्विड पे फोकस करना पड़ रहा था, ना कि कन पंप करना। एक और अजीब बात थी, गोली अभी भी ईशान के शरीर में थी। नॉर्मल तौर पे इतने करीब से गोली चलने पे वो शरीर के आर पार चली जाती, लेकिन ईशान के शरीर में वो अटकी हुई थी। ये इस सोने वाले लिक्विड की वजह से था, जो पिछले 3 महीने से उसके शरीर को बेहतर और मजबूत बना रहा था। दिमाग से लेकर हेड ऑन, ऑर्गन्स और स्किन तक सबको स्ट्रॉन्ग कर रहा था।
लेकिन ये सब इतना धीरे धीरे हुआ कि ना ऐशांग को पता चला ना उसके फैमिली को। FBI हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। वीडियो कॉल पे FBI डायरेक्टर विजय और उनके असिस्टेंट्स और ऑफिस में स्पेशल एजेंट इंचार्ज सैक, असिस्टेंट स्पेशल एजेंट इंचार्ज ASAC और इंटेलिजेंस डिवीजन का स्पेशल एजेंट मौजूद थे। विजय ने पूछो क्या बात है, तुमने कहा था ये इमरजेंसी है। स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने जवाब दिया, जी सर। तू बोलो क्या हुआ, म्यूलर ने कहा। सर, जिसका हम सर्वेलेंस कर रहे थे उससे गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। कौन, थोड़ा क्लियर बोलो, म्यूलर ने कहा। ऐशांग, बगज़ैपर का क्रिएटर, जवाब आया। म्यूलर ने हैरान होते हुए पूछो क्या, वो टू हमारे प्रोटेक्शन सर्वेलेंस टारगेट था। टू हमारे एजेंट्स का क्या हुआ जो वहां थे? उन्होंने कुछ घंटे पहले सर्वेलेंस बैंड कर दी थी, स्पेशल एजेंट ने बताया। क्यों, म्यूलर ने सवाल किया। हमारा सर्वेलेंस इसलिए था ताकि ऐशांग कंट्री ना छोड़ जब तक हम बगज़ैपर को अपने सिस्टम में फुली सेट ना कर ले। जब ये हो गया तो हमने 2 हफ्ते और सर्वेलेंस रखी और फिर ऑपरेशन खत्म समझकर एजेंट्स वापस बुला लिए। लेकिन कुछ घंटे बाद पुलिस से रिपोर्ट आई कि ऐशांग के घर में आर्म्ड रॉबरी हुई। वो थोड़ी देर रुका फिर बोला, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कुछ चोरी नहीं हुआ, बस ऐशांग को गोली लगी और उसका वर्करूम का कंप्यूटर ऑन था। म्यूलर ने थोड़ी चिंता के साथ पूछो तो इसमें इमरजेंसी क्या है? स्पेशल एजेंट ने कहा, सर, हमें शक है कि ये इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज या किसी फॉरेन कंट्री का हाथ हो सकता है जो बगज़ैपर का सोर्स कोड चुराना चाहता था। म्यूलर का चेहरा सीरियस हो गया। ये तो बुरी खबर है, उन्होंने कहा, सोक्ट हुए कि इसका क्या असर हो सकता है? कोई सस्पेक्ट है? उन्होंने पूछो। असिस्टेंट स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने जवाब दिया, हमें शक है कि ये रशियन एजेंट्स का काम हो सकता है। फेसबुक और NSA वाले इंसिडेंट के बाद से वो एक्टिव हैं। तो फिर ऐशांग को गोली क्यों मारी अगर उन्हें कोड मिल गया? म्यूलर ने सवाल किया। शायद ऐशांग ने रेजिस्ट किया या कुछ ऐसा हुआ। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसने कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग नहीं ली थी। और पेट में गोली इसलिए लगी क्योंकि शायद उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज का ध्यान नहीं खींचने के लिए यूज तुरंत नहीं मारा। इसलिए भी उन्होंने हमारे एजेंट्स के जाने का इंतजार किया। म्यूलर ने कहा, ठीक है, इस नजर रखो और कोई अपडेट हो तो मुझे बैठो। मैं POTUS को इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर उन्होंने वीडियो कॉल बैंड कर दी। स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने राहत की सांस ली और बोला, लगता है वो हमें ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, वरना हमारी टू बैंड बज जाती, असिस्टेंट स्पेशल एजेंट ने हेस्ट हुए कहा। 10 मिनट बाद FBI डायरेक्टर विजय का मोटरकेड पार्लियामेंट की तरफ जा रहा था ताकि वो प्रेसिडेंट को इस सिचुएशन के बारे में बता सके। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट का एक और मीटिंग चल रहा था। जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वहां थे। सबने एक दूसरे को ग्रीट किया और मीटिंग शुरू हुई। म्यूलर ने सीधा मुद्दे पे आते हुए कहा, सर, हमें शक है कि रशिया ने बगज़ैपर का सोर्स कोड चुरा लिया है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने पूछो, ये कैसे हुआ? म्यूलर ने समझाया, उन्होंने ऐशांग के घर में घुसकर यूज गोली मारी। पुलिस की छानबीन के हिसाब से कुछ चोरी नहीं हुआ, बस वर्करूम में कंप्यूटर ऑन था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, सर, अगर उनके पास सोर्स कोड है तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। ओबामा ने पूछो, क्या हमारे पास ये सोर्स कोड नहीं है? म्यूलर ने जवाब दिया, सर, हमारे पास प्रोग्राम है लेकिन सोर्स कोड नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पूछो, तो ये खतरा क्यों है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने समझाया, CYBERCOM की टीम ने प्रोग्राम चेक किया और पता चला कि अगर सोर्स कोड हो तो हम उससे इंस्पिरेशन लेके एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो किसी भी सिस्टम की कमजोरी बिना सोर्स कोड के ढूंढ सके। ओबामा ने सीरियस होते हुए कहा, अगर हम ये सोच सकते हैं तो रशिया भी सोच सकता है। और अगर उनके पास कोड है तो शायद वो इस काम भी शुरू कर चुके होंगे। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा, हाँ सर, अगर रशिया हाई इसके पीछे है। म्यूलर ने कहा, अभी वो सस्पेक्ट हैं लेकिन जल्दी हाई हमें प्रूफ मिल जाएगा क्योंकि हम छानबीन कर रहे हैं। ओबामा ने पूछो, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा, हमें भी सोर्स कोड लेना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए ताकि हम पीछे न रह जाएं। ओबामा ने पूछो, कैसे? क्योंकि मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ये उनका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और वो इससे पेटेंट नहीं करेंगे।
सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकला और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और म्यूलर को दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डॉक्यूमेंट खोला और पढ़ते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। ये बंदा टू पागल है, उन्होंने सोचा, कि उनकी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे और फ्री मार्केट का भरोसा तोड़ सकते थे। ओबामा का भी वैसा हाई रिएक्शन था। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को साइड से देखा और कहा, मेरा ये लास्ट टर्म है, लेकिन क्या तुम मुझे पहले साल हाई इम्पीच करवाना चाहते हो? एक गोपनीय फाइल थी जिसका शीर्षक था कंपेलिंग गाइया टेक्नोलॉजी टू रिलीज इट्स प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बगजैपर, गाइया टेक्नोलॉजी को उसकी मालिकाना तकनीक बगजैपर जारी करने के लिए मजबूर करना। इसमें लिखा था कि गाइया टेक्नोलॉजी, जो एक बड़ी कंपनी है, को कैसे मजबूर किया जाए कि वह अपनी गुप्त तकनीक बगजैपर को सार्वजनिक करे। फाइल में कुछ तरीके बताए गए थे जो सरकार इस्तेमाल कर सकती थी। पहला तरीका था नेशनल सिक्योरिटी लेटर्स (NSLS). इसमें FBI मुख्यालय कंपनी को एक पत्र भेज सकता है जिसमें कहा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बगजैपर जैसी तकनीक के बारे में जानकारी दें। दूसरा था सबपीनास। ये कोर्ट का आदेश होता है जो कंपनी को अपनी तकनीक के ब्यौरे देने के लिए कहता है। तीसरा ऑप्शन था सर्च वारंट्स। इससे पुलिस को कंपनी के ऑफिस में जाकर तलाशी लेने और बगजैपर जैसी चीजें जब्त करने का अधिकार मिलता है, अगर जांच के लिए जरूरी हो। चौथा था फीसर कोर्ट ऑर्डर्स। यह विदेशी खुफिया जानकारी के लिए होता है जिसमें कंपनी को बगजैपर जैसी तकनीक देनी पड़ती है। पांचवा ऑप्शन था कंपल्सरी लाइसेंसेस। इसमें सरकार किसी तीसरे पक्ष को गाइया टेक्नोलॉजी के पेटेंट या तकनीक का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल करने दे सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें पेटेंट करवाना होगा। छठा था रेगुलेटरी एनफोर्समेंट एक्शंस। इसमें भारतीय नियामक एजेंसियां जैसे FTC या SEC कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती हैं अगर उन पर एकाधिकार का काम या प्रतिभूतियों के कानून तोड़ने का शक हो। इससे बगजैपर जैसी तकनीक तक पहुंचा जा सकता है। सातवां था ट्रेड सीक्रेट लिटिगेशन। इसमें कोर्ट के जरिए गाइया टेक्नोलॉजी को मजबूर किया जा सकता है कि वह अपनी तकनीक दे, अगर कोर्ट यह माने कि यह ट्रेड सीक्रेट व्यापार रहस्य है। आठवां ऑप्शन था साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। इसमें सरकार कंपनी के सिस्टम्स को हैक करके बगजैपर जैसी तकनीक हासिल कर सकती है, लेकिन ये गैर कानूनी और गलत है और इससे दोनों के लिए कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। नौवां था पब्लिक प्रेशर। इसमें सरकार के बड़े अधिकारियों के बयानों, मीडिया कवरेज या रुचि रखने वाले समूहों के दबाव से कंपनी को तकनीक देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 10वां ऑप्शन था ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसमें व्यापार समझौतों के नियमों के जरिए विदेशी कंपनियों को अपना सॉफ्टवेयर सोर्स कोड देने के लिए कहा जा सकता है। आखिरी और लास्ट रिजॉर्ट था एक्विजिशन या नेशनलाइजेशन। इसमें सरकार कंपनी को खरीद सकती है या उसका राष्ट्रीयकरण करके बगजैपर जैसी तकनीक हासिल कर सकती है। फाइल में लिखा था कि इनमें से कुछ विकल्प विवादास्पद हो सकते हैं या नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रेशर या ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है या देशों के बीच व्यापारिक संबंध खराब कर सकता है। एक्विजिशन या राष्ट्रीयकरण से भी आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हर विकल्प के जोखिम और फायदों को ध्यान से देखना जरूरी है। इस मामले में फाइल में सुझाव था कि पहले 6 विकल्पों नेशनल सिक्योरिटी लेटर्स, सबपीनास, सर्च वारंट्स, फीसर कोर्ट ऑर्डर्स, कंपल्सरी लाइसेंसेस और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट एक्शंस को आजमाया जाए। इनमें से नेशनल सिक्योरिटी लेटर्स और सबपीनास गाइया टेक्नोलॉजी को भेजने की सलाह दी गई। साथ ही कोर्ट ऑर्डर्स और ट्रेड सीक्रेट लिटिगेशन के जरिए बगजैपर हासिल करने की बात कही गई। ये विकल्प ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी माने गए। राष्ट्रपति की चिंता और रक्षा सचिव की खुशी। राष्ट्रपति के सामने ये फाइल रखी गई। रक्षा सचिव को देखकर राष्ट्रपति ने फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, बिना सिर उठाए। पढ़ने के बाद राष्ट्रपति ने कहा, क्या हमें पहले उनसे बगजैपर खरीदने की बात नहीं करनी चाहिए? विदेश सचिव ने जवाब दिया, ये बात नेटो की बातचीत में हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि बगजैपर उनका एक ही प्रोडक्ट है और इसे सार्वजनिक करना उनकी कंपनी को घाटे में डाल देगा। विदेश सचिव ने आगे कहा, लेकिन ऐसा करने से क्या वह हमारे साथ काम करना बंद नहीं कर देंगे? याद है, उन्होंने बगजैपर के बारे में हमें पहले बताया था ताकि जब वह इसे पब्लिक करे तो बुनियादी ढांचे को नुकसान न हो। रक्षा सचिव ने बीच में कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने हमें बताया क्योंकि उन्हें इससे फायदा होता और वह हमारे अच्छे बुक्स में आना चाहते थे। राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन इससे बड़ी कंपनियां हमसे डर सकती हैं।
रक्षा सचिव ने जवाब दिया, अगर हम पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करें तो हम उन्हें तकनीक देने के लिए मजबूर कर सकते हैं और व्यवसायों को डर भी नहीं लगेगा। राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव की तरफ देखा और कहा, एक टीम बनाएं जो इसके लिए योजनाएं बनाए और हर योजना का असर जांचे। मैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला करूंगा। रक्षा सचिव ने कहा, जी सर, मैं 1 महीने में फाइनल रिपोर्ट दे दूंगा। वह खुश था कि राष्ट्रपति उसके प्लान से सहमत हो गए। इसके साथ मीटिंग खत्म हुई और सब राष्ट्रपति को अपना काम करने के लिए कमरे में छोड़कर चले गए। एक और साजिश। रक्षा मंत्रालय जाते समय रक्षा सचिव ने अपना निजी बना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 8 रिंग के बाद कॉल उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने कहा था ना, इस नंबर पर कॉल मत करो। रक्षा सचिव ने कहा, फिक्र मत करो, मैं रक्षा सचिव हूं। मेरे पास सेना है, क्या मुझे सुरक्षित फोन नहीं मिल सकता? दूसरे ने कहा, छोड़ो, मुझे क्यों कॉल किया? रक्षा सचिव ने खुशी से कहा, खुश हो जाओ, राष्ट्रपति ने मेरी सिफारिश मान ली और मुझे 1 महीने का समय दिया है कि मैं विकल्प दूं। दूसरे ने हैरानी से कहा, इतना आसान कैसे हो गया? रक्षा सचिव ने बताया, भगवान हमारे साथ था। जब मैं राष्ट्रपति के साथ था तब खबर आई कि रूस ने बगज़ैपर चुरा लिया और बनाने वाले ईशान को गोली मार दी। इससे मुझे मौका मिला कि मैं राष्ट्रपति को अपनी तरफ ले आऊं। दूसरे ने पूछा, तो रिपोर्ट कब दोगे? रक्षा सचिव ने कहा, मैंने कहा 1 महीने में। तुम्हारी टीम योजनाएं बनाए, मैं उन्हें राष्ट्रपति को दिखाऊंगा। दूसरे ने कहा, ये काफी समय है हमारे थिंक टैंक्स के लिए कि वह कंपनी को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाए। रक्षा सचिव ने पूछा, पर तुम इतना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फैमिली इतनी ताकतवर है, क्या तुम इसे खरीद नहीं सकते? दूसरे ने कहा, हमने कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए अब हमें उनका प्रोडक्ट खराब करना है ताकि वह हमें सस्ते में बेच दें। रक्षा सचिव ने कहा, पर अगर तुम प्रोडक्ट खराब कर दोगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? दूसरे ने गुस्से से कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम संभाल लूंगा। और फोन काट दिया। रक्षा सचिव गुस्से में चिल्लाया, फक, और फोन को कार की खिड़की पर मारा, जिससे ड्राइवर और सिक्योरिटी टीम चौंक गए। वह गुस्से में था पर उसने अपना गुस्सा छुपाया। उसे पता था कि वह आदमी मेहरा परिवार का था, जिन्होंने उसकी पद के लिए लॉबिंग की थी। अगर वह उन्हें नाराज करे तो वह उसे हटा सकते हैं। उसे शक था कि उसकी सुरक्षा टीम में मेहरा परिवार का कोई जासूस भी हो सकता है, जो उसकी हर बात रिपोर्ट करता हो। मां की चिंता और एक रहस्यमयी खून। वीआईपी अस्पताल के कमरे में शिवम ने अपनी मां से पूछा, मां, भैया ईशान कब उठेंगे? ईशान बेड पर ऑक्सीजन मास्क के साथ सोया हुआ था और उसके आसपास मशीनें थीं। उनकी मां, जिनके आंखों के नीचे काले घेरे थे क्योंकि वह तनाव में सो नहीं पा रही थी, ने कहा, डॉक्टर ने कहा जल्दी उठ जाएंगे। शिवम ने उत्सुकता से पूछा, पर भैया का जो खून जमीन पर था उसमें से कुछ सुनहरा क्यों था? मां ने जवाब दिया, सुनहरा? मैंने तो सिर्फ लाल खून देखा जब पुलिस के साथ वापस आए। ये बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने छोटे बेटे से ऐसी बात कर रही हैं। उन्होंने जल्दी से विषय बदला, तू क्या खाएगा? शिवम खुश होते हुए बोला, चिकन। उनके पापा ने कहा, चलो फिर चिकन खरीद कर लाते हैं ताकि उनकी पत्नी थोड़ी देर आराम कर सके। शिवम खुशी से उछलता हुआ बोला, हाँ। ईशान के पापा ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम थोड़ा आराम करो। हमें अपनी पूरी ताकत से ईशान का ख्याल रखना है। अगर वह उठा और तुम्हें ऐसे देखा तो वह अपने आप को और ज्यादा दोषी महसूस करेगा। उन्होंने अपनी पत्नी को सोफा पर बैठाया और जब उन्होंने आंखें बंद की और सो गईं, तो वह शिवम का हाथ पकड़कर चिकन खरीदने के लिए निकल गए, जो खुशी से उछल रहा था। ईशान का बदला हुआ शरीर और एक रहस्यमयी शक्ति। कुछ महीने पहले ईशान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, शरीर में हल्की सी कपकपी के साथ। उसके शरीर के अंदर नई रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, सोने की नदियों जैसी बन रही थीं। उसका दिल भी अपग्रेड हो रहा था ताकि वह पहले से दोगुना काम कर सके। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। जब सुनहरी नदियां बन गईं, तो उसके दिल में कुछ रून्स जैसी आकृतियां चमकने लगीं, जो वातावरण से किसी चीज को खींच रही थीं। जब यह चीज काफी हो गई, तो दिल ने उसे तरल रूप में बदला और सुनहरी नदियों में जमा कर दिया। इस समय ईशान अकेला नहीं था। उसका छोटा भाई शिवम उसी कमरे में प्लेस्टेशन खेल रहा था। शिवम के साथ कुछ बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन कमरा उस वक्त वातावरण से किसी चीज का चुंबक बन गया था। इससे शिवम में भी एक छोटा सा बदलाव शुरू हो गया। कमरे में यह चीज इतनी ज्यादा हो गई कि शिवम की आंखें 1 सेकंड के लिए सुनहरी हो गईं। उसने सब कुछ सुनहरा देखा, जैसे कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था।
लेकिन ये सिर्फ एक छोटे से पल के लिए हुआ और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। शिवम चौंक गया, लेकिन क्योंकि यह इतनी जल्दी हुआ, वह वापस अपना गेम खेलने लगा और भूल गया। यही वजह थी कि जब ईशान को गोली लगी तो शिवम ने उसके खून के साथ सुनहरा तरल पदार्थ देखा था। सुनहरी नदियां तुरंत मरम्मत करने लगी थीं, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी सुनहरी चीज बाहर निकली और फिर वह पूरी तरह से ठीक हो गया। रॉब की नजर से, हा, देख, तेरा छोटा भाई शिवम भी तेरे साथ इसी गड्ढे में है। हा, तेरा भविष्य न देखकर बस यूं ही तुझे होता हुआ देखना सच में मजेदार है। हा, ये हंसी दूर होती गई और जगह एकदम शांत हो गई। कंपनी में एक नई चुनौती। सैरा के लिए यह हफ्ता बहुत बुरा था। कल से वह सो नहीं पाई थी, जब से उसने सुना कि ईशान के साथ क्या हुआ। कल वह अजय के साथ अस्पताल गई थी, लेकिन ईशान आईसीयू में था तो उससे मिल नहीं पाए और वापस आना पड़ा। जब उसे पता चला कि ईशान ऑपरेशन के बाद ठीक है और कुछ बुरा नहीं हुआ, तो थोड़ी सी चिंता कम हुई। अब वह डिपार्टमेंट हेड्स के साथ मीटिंग कर रही थी कि आगे क्या करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ने पूछा, क्या हम प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान जारी रखें? सैरा ने जवाब दिया, हाँ, हम वही प्लान फॉलो करेंगे। सब कुछ तैयार है। ईशान ने प्रोडक्ट पहले ही पूरा कर दिया था और गूगल ने उसे मंजूरी भी दे दी थी। एप्पल के वेरिफिकेशन के आखिरी चरण बचे थे। सैरा चाहती थी कि जब ईशान उठे तो उसके लिए अच्छी खबर हो। मार्केटिंग हेड ने कहा, हाँ, जब हमने इन्फ्लुएंसर्स से बात की तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी क्योंकि पेमेंट अच्छी है। हमने तारीख भी तय कर ली है जब से मार्केटिंग शुरू होगी। सैरा ने कहा, ठीक है। तो मीटिंग में और भी बातें हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ा संकट उनकी तरफ आ रहा था। अमेरिका के बाहर एक स्मगलिंग बोट पर, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, बर्लिन एक स्मगलिंग बोट में था जो अमेरिका से बाहर जा रही थी। वह क्यूबा के रास्ते निकलने वाला था ताकि एफबीआई मुख्यालय का पीछा छोड़ सके। वह डिप्लोमेट्स या दूसरे तरीकों से भी निकल सकता था, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन इतनी जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं थी कि रशिया उन्हें इस्तेमाल करे। बर्लिन ने बगजैपा का कोड सुरक्षित कनेक्शन से रूस भेज दिया था, तो उन्हें उसके जीने या मरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी उन्होंने उसे वापस बुलाने की कोशिश की। पैवल, जो एक स्मगलर था और रूसी खुफिया एजेंसी का एजेंट भी, ने कहा, लगता है तुझे प्रमोशन मिलेगा, बधाई हो। बर्लिन ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ शुक्रिया, क्योंकि उसका बात करने का मन नहीं था। पैवल ने फिर भी बात जारी रखी, तो तू फील्ड जॉब करेगा या कुछ और? पैवल को किसी एजेंसी वाले से बात किए हुए काफी समय हो गया था, क्योंकि वह विदेशी खुफिया एजेंसियों का ध्यान नहीं चाहता था। बर्लिन ने कहा, वह मेरे सुपरवाइजर पर निर्भर करता है। पैवल ने कहा, हाँ, दुआ कर कि तेरा सुपरवाइजर मेरा जैसा ना हो। उसका चेहरा दर्द से भर गया। बर्लिन उत्सुक हो गया, क्योंकि ऐसा शायद उसके साथ भी हो सकता था। उसने पूछा, क्या हुआ? पैवल ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे यहाँ स्मगलर बनने के लिए भेजा और इसे प्रमोशन कहा। बर्लिन हैरान हुआ, प्रमोशन? अगर यह प्रमोशन है तो तू पहले क्या करता था? स्मगलर बनना तो पदोन्नति डिमोशन होता है या ट्रेनिंग का दूसरा चरण? पैवल ने कहा, मैं आर्टुरो के ऑपरेशन में था। बर्लिन को ये नाम याद आया। 2010 में ये ऑपरेशन बहुत बड़ी हलचल बना था। आर्टुरो, जो इचकेरिया का पूर्व राष्ट्रपति था, कतार में मारा गया था। कतर ने एफएसबी पर इल्जाम लगाया था और 2 रूसी खुफिया अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था। बर्लिन ने पूछा, तो जो गिरफ्तार हुए वे कौन थे? तू तो यहाँ है। पैवल ने समझाया, वह ऑपरेशन बड़ा था, इसलिए सामान्य से ज्यादा लोग थे। गिरफ्तार हुए में से एक था रियो, मेरी टीम का। दिक्कत यह थी कि सिर्फ वही पकड़ा गया और हमारे सुपरवाइजर ने सोचा कि हमने उसके रिश्तेदार को ध्यान भटकाने के लिए छोड़ दिया ताकि हम भाग सकें। बर्लिन ने पूछा, तो क्या सिर्फ तुझे ही सजा मिली? पैवल ने कहा, नहीं, उस टीम का हर एक बंदा किसी ऐसी जगह है जहां वह नहीं रहना चाहता। मैं तो फिर भी बाकी से बेहतर जगह पर हूं। बर्लिन और जानना चाहता था, लेकिन पैवल ने लंबी लंबी बातें की पर ब्यौरे नहीं दिए, जो बर्लिन को निराश कर रहा था। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। पैवल अपने सुपरवाइजर से नाराज था, लेकिन रूस के लिए वफादार था, इसलिए उसने ऑपरेशन के राज नहीं बताए, चाहे उसके साथ बुरा हुआ हो। ल्यूब्यानका स्क्वायर में एक बड़ा रहस्य। ल्यूब्यानका स्क्वायर, मॉस्को के केंद्र में, एफएसबी मुख्यालय के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में लोग दिन रात काम कर रहे थे, एक प्रोग्राम की एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए जो उन्हें मिला था।
आमतौर पर यह काम पहले आए पहले पाओ के हिसाब से होता है, लेकिन जैसे ही यह प्रोग्राम आया, ऊपर से आदेश आया कि सब कुछ छोड़कर इस पर काम शुरू करो। बर्लिन के सुपरवाइजर ने पूछा, एन्क्रिप्शन कब तक तोड़ेंगे? एक टेक्नीशियन ने जवाब दिया, लगता है ईशान ने सोचा नहीं था कि कोई इसे चुराएगा, इसलिए एन्क्रिप्शन इतना मजबूत नहीं है। अगर किस्मत साथ दी तो 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच तोड़ देंगे। सुपरवाइजर ने कहा, ठीक है। और वह चला गया, क्योंकि वह जानता था कि कंप्यूटर को जल्दी काम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब काम हो जाएगा तो उसे बता ही देंगे। एक नया डिजिटल क्रांति। 1 हफ्ते बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा शब्द था जो इंटरनेट पर हर कोई जानता था। हॉलीवुड फिल्मों में आई अक्सर विलेन होता है जो लेजर्स और रोबोट से इंसानों को खत्म करना चाहता है, लेकिन कोई हीरो एक मजेदार डायलॉग बोलकर उसे रोक देता है। मीडिया ने आई को हमेशा डरावना और शक भरा दिखाया, और यह समझ में भी आता है, आई एक ऐसी चीज है जो बिना शरीर के जीती है, हमेशा रहती है और सब कुछ जानती है। ऐसी चीज को इंसानों की क्या जरूरत? लेकिन इसने लोगों को आई बनाने से नहीं रोका। आईबीएम के कंप्यूटर ने शतरंज में लोगों को हरा दिया और कई खेलों में भी आई ने काफी तरक्की की। अब आगे क्या होगा? तो भाई, भविष्य का इंतजार क्यों करना? अभी इसे अनुभव करो। एक ऐप जिससे इन्फ्लुएंसर्स और जो लोग सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाते हैं उनके जरिए प्रचार किया गया, एंड्रॉयड और ऐप स्टोर पर आया। लॉन्च के सिर्फ 7 घंटे में इसने 1 मिलियन डाउनलोड्स कर लिए और एक दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों ने इसे आजमाया और इतने खुश हुए कि सकारात्मक समीक्षाओं की बाढ़ आ गई। इससे और लोगों ने ऐप के बारे में सुना और जानना चाहा कि यह इतना हंगामा क्यों है। यह ऐप एक दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड वाला नंबर 1 ऐप बन गया और लगता नहीं था कि यह जल्दी नीचे आएगा। यह कोई फिक्शन जैसा था। कोई भी ऐप इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय नहीं होता। आमतौर पर ऐप्स को धीरे धीरे गति बनाने की जरूरत होती है, लेकिन इस ऐप ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ शुरू से ही बड़ा धमाका किया। लेकिन अगर ऐप खुद अच्छा न हो तो ये गति बेकार होती। पर यह ऐप तो कमाल का था। न सिर्फ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, बल्कि वे इसके चलते फिरते विज्ञापन बन गए। अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों को यह ऐप आजमाने को कहने लगे ताकि वे भी इसका मजा ले सकें। जैसे कहते हैं, अच्छी मार्केटिंग सब कुछ ठीक कर देती है। डोमिनोज की ओ यस वी डिड कैंपेन ने उन्हें बचा लिया था, याद है? इस ऐप में सब कुछ था, अच्छी मार्केटिंग और एक शानदार प्रोडक्ट जिससे ये हर मिनट और लोकप्रिय होता गया। एआई, फोन को दोगुना तेज करना, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के साथ काम करना। क्या ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे? लेकिन जब लोगों ने आजमाया तो पता चला कि यह सब सच था। ऐप ने जो वादा किया उससे भी ज्यादा दिया। सिरी और गूगल असिस्टेंट इसके सामने बच्चे लगने लगे। ईशान का मास्टर प्लान। सारा ने मार्केटिंग मैनेजर लीला से पूछा, डाउनलोड का नंबर क्या है? लीला ने खुशी से कहा, 2 मिलियन डाउनलोड्स। ज्यादातर पिछले 3 घंटों में हुए और यह संख्या बढ़ती जा रही है। सारा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स अपने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जारी रख रहे हैं। लीला ने जवाब दिया, हाँ, वे 1 हफ्ते तक जारी रखेंगे। फिर वे रुक जाएंगे और यूजर्स खुद अपने दोस्तों और परिवार को ऐप सिफारिश करेंगे जब वे इसके आदी हो जाएंगे। सारा ने कहा, ठीक है, प्रतिक्रिया पर नजर रखो और अगर कुछ भी उम्मीद से अलग हो तो मुझे बताओ। ये बोलकर सारा अपने काम में वापस लग गई और यह सोचकर खुश हुई कि प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है। सारा को याद आया जब उसने ईशान से पूछा था, तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि गूगल और एप्पल इसे ऐप स्टोर से नहीं हटा देंगे, क्योंकि यह उनके ओएस बाजार को खतरा दे सकता है। ईशान ने जवाब दिया था, जब लोग इसे डाउनलोड करेंगे तो ये पहले सिर्फ असिस्टेंट और ऑप्टिमाइजर की तरह काम करेगा, न कि तुरंत ओएस बदलेगा। अगर हमने ऐसा किया तो गूगल और एप्पल इसे तुरंत स्टोर से हटा देंगे और बंद कर देंगे। हम तब तक ओएस नहीं बदलेंगे जब तक हमारे डाउनलोड 1 बिलियन तक नहीं पहुंच जाते। तब हम प्रीमियम वर्जन घोषित करेंगे और सिफारिश करेंगे कि लोग अपना ओएस गाइया ओएस से बदल लें ताकि प्रदर्शन और भी बेहतर हो। वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को ध्यान से समझाएगा कि उनका डेटा नहीं जाएगा और सिर्फ फोन रीस्टार्ट करना होगा और एक झटके में ओएस बदल जाएगा। ये योजना काम करेगी क्योंकि जब तक डाउनलोड इतने ज्यादा होंगे, लोग वर्चुअल असिस्टेंट पर भरोसा करने लगेंगे और उसके आदी हो जाएंगे। इससे वे मना नहीं करेंगे। और जब ये बड़ा बदलाव शुरू होगा तो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां इसे रोक नहीं पाएंगी। हा 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 हा। सारा को याद आया कि ईशान कितना विलेन जैसा लग रहा था जब वह स्पष्टीकरण के बाद हंसने लगा।
और सच में उसका प्लान ऐसा था कि कंपनियों के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचेगा। अगर वे ऐप को स्टोर से हटा भी देंगे तो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक वेबसाइट बनानी होगी जहां से लोग इसे डाउनलोड कर सकें, या फिर लोग एक इनवाइट लिंक के जरिए अपने दोस्तों को सिफारिश कर सकते हैं। बस एक विंगार्डियम लेवियोसा की तरह, और ऐप उनके फोन में। सच में कितना चालाक प्लान था, है ना? गाइया ओएस की सफलता और बढ़ती मुश्किलें। दूसरे हफ्ते तक गाइया ओएस के डाउनलोड्स 35 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गए। यह एक ऐप का एकदम अलग ही क्रेज था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, जिससे और लोगों तक ये बात पहुंची और डाउनलोड्स और बढ़ गए। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, पॉजिटिव फीडबैक लूप जैसा, जैसे एक सफलता का निरंतर चलने वाला इंजन, परपेचुअल मशीन, प्रासंगिकता का फ्यूजन रिएक्टर और बातों का डार्क एनर्जी प्रोड्यूसर। भाई क्या बात है! मीडिया भी इसके बारे में बोलने लगा, जिससे मुफ्त का विज्ञापन मिल गया। हाँ, लेकिन जब ये सब चल रहा था, पीछे से कुछ गंदा खेल भी शुरू हो गया था। टेक दिग्गजों की बेबसी। गूगल HQ में संदीप, जो गाइया प्रोग्राम की सुरक्षा तोड़ने का जिम्मेदार था, ने पूछा, प्रोग्राम तोड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हो? ऊपर से आदेश आया था कि गाइया ओएस का आई कैसे काम करता है, उसे तोड़ो और अपने आई में डाल दो। एक टेक्नीशियन, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे क्योंकि वह दिनों से 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोया था, ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल है। हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि इसका इंसेप्शन कैसे काम करता है, तो तोड़ना शुरू कैसे करें? संदीप गुस्से में बोला, ऊपर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं कि हम कहां तक पहुंचे। बस और लोगों को इस पर लगा दो। मुझे नहीं पता कितने लोग चाहिए, बस जल्दी खत्म करो, वरना हम सबकी खैर नहीं। समझे? लेकिन उन्हें क्या पता, ये कभी नहीं कर पाएंगे। अरे बेचारे! ऐसा ही एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और हर बड़ी टेक कंपनी के साथ हो रहा था। उन्होंने ये रास्ता चुना क्योंकि गाइया टेक्नोलॉजी ने हर ऑफर ठुकरा दिया, चाहे उन्हें खरीदने का प्रस्ताव हो या शेयर्स बेचने का। सब कुछ मना कर दिया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सैमसंग ने 2490 करोड़ रुपए, $30 बिलियन या उससे भी ज्यादा का ऑफर दिया, लेकिन फिर भी उनकी दिलचस्पी नहीं हुई, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सैरा के सामने एक नई चुनौती, सरकार का दबाव। गाइया टेक्नोलॉजी में यही नहीं, कानूनी विभाग भी पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। वे कॉपीकैट ऐप्स को हटा रहे थे जो गाइया ओएस की नकल कर रहे थे। ऐप के मशहूर होते ही 15 कॉपीकैट ऐप्स आ गए। भले ही उनमें गाइया ओएस जैसा कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन कंपनी चाहती थी कि यूजर्स गलत ऐप्स न डाउनलोड करें, वरना असली ऐप किसी घोटाले जैसा लगने लगेगा। वे DMCA टेक डाउन नोटिसेस दनादन भेज रहे थे, जैसे ओपरा गिफ्ट्स बांटती है। सीज एंड डेजिस्ट लेटर्स इतनी तेजी से जा रहे थे कि कोई गिनती नहीं रख सकता। कंपनी में सब लोग प्रोडक्ट की सफलता से खुश थे, लेकिन सैरा खुश नहीं थी। वह कानूनी विभाग के साथ एक पत्र पढ़ रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, विषय, फीसर के तहत मालिकाना तकनीक तक पहुंच का अनुरोध। प्रिय गाइया टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, राष्ट्रपति के आदेश पर आपकी कंपनी की मालिकाना तकनीक बगज़ैपर तक पहुंच चाहती है। यह अनुरोध फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट फीसर के तहत है। जैसा कि आप जानते हैं, फीसर एक संघीय कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और विदेशी खुफिया जानकारी के लिए है। सरकार को लगता है कि बगज़ैपर में ऐसी जानकारी हो सकती है जो विदेशी खुफिया एजेंसियों के लिए जरूरी है। इसलिए हम फीसर कोर्ट के आदेश के तहत आपकी कंपनी से बगज़ैपर तक पहुंच देने को कह रहे हैं, ताकि अधिकृत सरकारी लोग इसे देख सकें। हम जानते हैं कि आपकी मालिकाना तकनीक की सुरक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का फायदा इससे ज्यादा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सरकार इस मिली जानकारी को गोपनीय रखेगी। कृपया ध्यान दें कि फीसर कोर्ट का आदेश न मानने पर कानूनी सजा और बड़े परिणाम हो सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे जल्द से जल्द मानें, ताकि और कानूनी कार्रवाई न करनी पड़े। इस मामले के लिए धन्यवाद। भवदीय रक्षा सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सैरा ने पत्र को गुस्से में मसल दिया और सोचा, ये लोग समय के मामले में कमाल के हैं। अब क्यों, जब कंपनी का मालिक ईशांग अभी भी अस्पताल में है और उठा नहीं? उसने कानूनी विभाग से पूछा, इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? वकील ने अपने दस्तावेज रखते हुए कहा, फीसर कोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़ने के कुछ तरीके हैं। पहला, हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, ये कहकर कि यह हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है या सरकार के पास इतना सबूत नहीं है कि वह बगज़ैपर तक पहुंच मांग सके। लेकिन यह मुश्किल है और शायद काम न करे।
उसने आगे कहा, दूसरा तरीका है कि हम सरकार से बातचीत करें और कोई ऐसा समाधान निकालें जो कंपनी के हितों को बचाए और थोड़ी सी पहुंच दे। जैसे पहुंच का दायरा छोटा करना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स पर दस्तखत करवाना या बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करने के दूसरे तरीके। लेकिन हमें पता है अगर सरकार चाहे तो ये समझौते भी तोड़ सकती है। और यह सब तभी काम करेगा जब सरकार वक्त दे। वकील ने बात खत्म की। उसका मतलब था कि अगर सरकार जल्दी में है या राष्ट्रपति आपातकाल का बहाना बनाए तो ये सब बेकार हो सकता है। सैरा ने कहा, पहले कोर्ट वाला तरीका आजमाओ ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए। उसने यह विकल्प चुना क्योंकि वह गाइया ओएस के डाउनलोड्स को एक बड़ी संख्या तक पहुंचाना चाहती थी ताकि ओएस बदलाव शुरू हो सके। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई कि सरकार ने उन्हें तकनीक देने को मजबूर किया तो लोग गाइया ओएस पर पूरी तरह से बदलने से डर सकते हैं। दूसरी वजह थी ईशान के उठने तक समय लेना। ईशान ने उससे कहा था कि बिना उसकी अनुमति के प्रोग्राम किसी को न दे और सैरा भी यह नहीं चाहती थी। सैरा ने दिल से दुआ की, भगवान करे ईशान जल्दी उठ जाए, वरना सरकार अपना सब्र खो देगी और सब कुछ उलट पुलट देगी। गाइया वर्चुअल असिस्टेंट ने बनाया नया इतिहास। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रेकिंग न्यूज, गाइया वर्चुअल असिस्टेंट ने रिकॉर्ड टाइम में 1 बिलियन यूजर्स का मार्क छुआ। बस 1 महीना हुआ है जब से नया वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च हुआ और इसने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। आज कंपनी ने घोषणा की कि इसने 100 करोड़ यूजर्स का नया रिकॉर्ड बनाया है और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये वर्चुअल असिस्टेंट जो गाइया टेक्नोलॉजी ने बनाया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सैरा के फोन पर न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे कि उनका ऐप सिर्फ 1 महीने में 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपनी एक अलग विरासत बना दी। कंपनी इस वक्त सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि उन्होंने इसे मीडिया तक लीक होने से बचा लिया। 2 हफ्ते बाद फीस ऑर्डर के बारे में कोर्ट सेशन होने वाला था, जिससे यह बात दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन अब ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ओएस माइग्रेशन के लिए चाहिए वाला यूजर नंबर 100 करोड़ पा लिया था। इतनी जल्दी इतने डाउनलोड्स का राज था शुरुआती अच्छी मार्केटिंग। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब लोगों ने एक दूसरे को ऐप के बारे में बताना शुरू किया। ये वर्ड ऑफ माउथ ही था जिसने इस मील के पत्थर को मुमकिन बनाया। सैरा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, अब देखते हैं कितने लोग पूरी तरह से गाइया ओएस पर बदलने को तैयार हैं। उसकी नज़र स्क्रीन पर थी क्योंकि किसी भी वक्त उन यूजर्स को नोटिफिकेशन दिखने वाली थी जो अपना फ़ोन किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यह इसलिए किया गया ताकि लोगों को परेशानी न हो या आपातकाल में फ़ोन इस्तेमाल करने वालों का नुकसान न हो। सैरा उम्मीद कर रही थी कि लोग उतने ही उत्साहित होंगे गाइया ओएस पर स्विच करने के लिए जितने वे ऐप डाउनलोड करते वक्त थे। एक मजेदार असिस्टेंट और द ग्रेट माइग्रेशन। कहीं कोई बंदा अपने फ़ोन पर चिकी वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर रहा था। नकने, तुम्हें क्या चाहिए? हेलो में का जाजवम, आज मरने के लिए अच्छा दिन है। चिकी वर्चुअल असिस्टेंट ने जवाब दिया, कोनोस के जगमेजाज, हम क्लिंगॉन हैं। इज्जत के साथ मरना हमारा स्वभाव है। पछौन, हमला करो। तभी किसी ने बीच में बोला, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह उसकी गर्लफ्रेंड थी। बंदा शर्मा गया और बोला, ओह हाय बेबी। चिकी एआई ने बड़े जोश से कहा, हम अपने क्लिंगॉन युद्ध नादों का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमें लड़ाई के लिए तैयार करता है। स्क्रीन पर चिकी क्लिंगॉन कवच पहने हुआ था और बहुत गर्व महसूस कर रहा था। लड़की हंसने लगी और बोली, ओह ये तो दिलचस्प है। उसका बॉयफ्रेंड शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। चिकी वर ने फिर से गर्व से कहा, हाँ हम अपनी युद्ध की तैयारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये सुनकर लड़का और लड़की इतना हंसने लगे कि रुक ही नहीं पाए। लड़की ने हंस हंस कर कहा, ठीक है, तुम्हें लड़ाई के लिए शुभकामनाएं। चिकी वर ने क्लिंगॉन सलामी देते हुए कहा, शुक्रिया कैपला। उसी दिन जब वह बंदा अपने फोन से खेल रहा था, एक नोटिफिकेशन आई। इसमें लिखा था कि अगर वह प्रोग्राम को अपना आधिकारिक ओएस बना ले तो उसे और बेहतर प्रदर्शन और फायदे मिलेंगे। बंदे ने पूछा, मेरे अभी के डेटा और सेव की गई फाइलों का क्या होगा? चिकी वर्चुअल असिस्टेंट ने जवाब दिया, तुम चाहो तो सब डेटा नए ओएस पर ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं खोएगा। बंदे ने कहा, ठीक है, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने चिकी पर भरोसा कर लिया क्योंकि इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद उसने कोई परेशानी नहीं की थी। इसलिए उसने स्विच करने का फैसला किया। ये सब कुछ दुनिया भर में हो रहा था और इससे एक ऐसा फिनोमिनन बन गया जिसे लोग द ग्रेट माइग्रेशन या द एक्सिडस के नाम से जानने लगे। अस्पताल में ईशान और एक रहस्यमयी फैसला। अस्पताल में
ऑपरेशन को 1 महीना हो गया, ईशान अभी तक क्यों नहीं उठा? ईशान की मां रोज ने डॉक्टर से पूछा, जो उसका रोजाना चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने आदर से जवाब दिया, ये थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी बंदूक की गोली से घायल मरीजों को उठने में ज्यादा समय लगता है। पिछले टेस्ट के नतीजों से पता चला है कि वह ठीक हो रहा है और कोई बुरी स्थिति नहीं है। वह जल्दी उठ जाएगा, मैडम। थोड़ा सब्र रखें। चेकअप खत्म करके डॉक्टर कमरे से चला गया। रोज और अखिलेश शिवम के लिए घर वापस जाते थे ताकि वह पूरा दिन अस्पताल में न रहे। लेकिन जब शिवम स्कूल में होता, वे ज्यादातर वक्त अस्पताल में ईशान के पास बिताते, उम्मीद में कि वह जल्दी उठ जाए और उसके साथ कुछ बुरा ना हो। रोज ने कहा, बस अब और कुछ बुरा ना हो उसके साथ। लेकिन अखिलेश ने बीच में टोक दिया, डॉक्टर्स पर भरोसा रखो, वे भी उतना ही चाहते हैं कि ईशान ठीक हो जाए, क्योंकि वह उनका वीवीआईपी मरीज है। ऐसी छोटी सी समस्या में उसे खोना उनके लिए बुरी पीआर होगी। अखिलेश ने ये कहा, लेकिन वह भी डर रहा था कि शायद कुछ गलत है, इसलिए ईशान नहीं उठ रहा। उनका डर इसलिए था क्योंकि जब अखिलेश ने अपने फोन के असिस्टेंट से पूछा, तो उसने कहा कि आमतौर पर मरीज ऑपरेशन के 1 हफ्ते के अंदर उठ जाते हैं। लेकिन ईशान 1 महीने बाद भी नहीं उठा। हालांकि इसका एक कारण ये हो सकता था कि वह एक दुर्लभ मामला है, लेकिन असली वजह यह थी कि ईशान इस वक्त अपने दिमाग में सिस्टम के बनाए एक कमरे में जाग रहा था। 1 महीना पहले ऑपरेशन रूम में जब ईशान बेहोश था, सिस्टम ने उसकी चेतना को एकदम से स्थानांतरित मूव कर दिया। यह क्या हो गया? ईशान ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, जब वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जिसमें नीली दीवारें थीं, एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक डेस्क था। जैसे ही उसने ये पूछा, सिस्टम ने सारे जवाब उसके दिमाग में डाल दिए ताकि वह घबराए नहीं और शांत रहे। ईशान ने खुद से कहा, मैं इस वक्त सिस्टम के बनाए कमरे में हूं, जिसमें मेरी चेतना को स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि सिस्टम को मुझसे किसी जरूरी फैसले के लिए बात करनी है। ये बोलकर उसने खुद को यकीन दिलाया, क्योंकि यह स्थिति उसके लिए बिल्कुल अनोखी थी। उसने पूछा, कौन सा फैसला? तुरंत एक नीली स्क्रीन उसके सामने आई, जिसमें एक सवाल था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या तुम अपना रूनक हार्ट अपने सामान्य दिल के साथ मिलाना चाहते हो? यस, नो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक और स्क्रीन, एक बड़ा फैसला। ईशान के सामने एक और स्क्रीन तुरंत आई, जिसमें उसके फैसले के लिए और ज्यादा जानकारी थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान से पढ़ो। अगर तुम रूनक हार्ट को अपने सामान्य दिल के साथ मिलाते हो, तो रूनक माना वेसल्स भी तुम्हारी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स के साथ मिल जाएंगे। इससे तुम्हारे शरीर का ढांचा बदल जाएगा और तुम्हारा शरीर रूनक बॉडी बन जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशान ने अपने दिमाग में पूछा, इसमें क्या फर्क है? उसे नहीं पता था, क्योंकि रून्स का ज्ञान उसके लिए बहुत महंगा था, जिसे वह खरीद नहीं सकता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। डिंग, 50 करोड़ स्पी खर्च करके जरूरी ज्ञान खरीदा गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशान गुस्से में बोला, अरे, मेरी मेहनत से कमाए स्पी। मैंने बगैर सार्वजनिक करके ये स्पी कमाए थे, लेकिन तुमने बिना मुझसे पूछे खर्च कर दिए। अब मुझे गाइया ओएस के लॉन्च का इंतजार करना पड़ेगा और स्पी कमाने के लिए। लेकिन उसका गुस्सा पूरा होने से पहले ही एक बड़ा इन्फो डंप उसके दिमाग में आया, जिससे उसकी सोचने और समझने की ताकत भी रुक गई। यह इन्फो डंप इतना बड़ा था, भले ही सिस्टम और सुनहरे तरल पदार्थ ने उसकी दिमागी ताकत को पहले से बढ़ा दिया हो। 1 घंटे या उससे ज्यादा के बाद वह आखिरकार अपने आप में वापस आया और समझने लगा कि उसके दिमाग में क्या ज्ञान डाला गया। सबसे पहले उसने महसूस किया कि सिस्टम ने उसे ज्ञान के लिए छूट दी थी, क्योंकि यह आमतौर पर दुकान में 100 करोड़ स्पी का होता है। छूट की दूसरी वजह यह थी कि सिस्टम को लगा कि यह ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यह बदलाव स्थायी परमानेंट है और वापस नहीं हो सकते। अब देखते हैं उसने क्या सीखा। भले ही 50 करोड़ स्पी खर्च हुए, इससे सिर्फ शुरुआती स्तर बिगिनर लेवल का रून्स का ज्ञान मिला। अच्छी बात यह थी कि इसमें सारे शुरुआती स्तर के रून्स भी शामिल थे। रून्स और रूनक बॉडी के बारे में जानकारी। तो चलो थोड़ी सी जानकारी सुनो। चेतावनी, ये जानकारी का ढेर है, लेकिन जरूरी है तो पढ़ लो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रून्स एक तरीका है जिससे माना तक पहुंचा जा सकता है या उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह उन जातियों के लिए होता है जिनके पास माना हार्ट या माना वेन्स नहीं होते। रून्स को दिल पर लिखकर कोई भी रूनक हार्ट बना सकता है। रून्स का स्तर शुरुआती, बिगिनर, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट और उन्नत एडवांस उसके दिल पर लिखे रून्स पर निर्भर करता है। अभी ईशान को सिर्फ शुरुआती स्तर का ज्ञान मिला। शुरुआती स्तर में रून्स 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल रून्स और प्रॉपर्टी रून्स।
फंडामेंटल रून्स सामग्री के बुनियादी गुणों को प्रभावित करते हैं, जैसे मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, वजन, वेट, कठोरता, हार्डनेस या लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रॉपर्टी रून्स सामग्री के व्यवहार को बदलते हैं, जैसे किसी तत्व, एलिमेंट, बल, फोर्स या ऊर्जा, एनर्जी के साथ उसका संबंध। जैसे एक आग का रून सामग्री को ज्यादा गर्म जला सकता है या आग से बचा सकता है। एक चुंबक का रून धातु की चीजों को खींच सकता है या धकेल सकता है। एक प्रकाश का रून सामग्री को चमका सकता है या अदृश्य कर सकता है। रून्स का स्तर जितना बड़ा होता है, उतने ही ज्यादा तरह के रून्स आते हैं। शुरुआती स्तर के रून्स इस्तेमाल करने के लिए रूनक हार्ट में 100 से 1000 रून्स होने चाहिए। जितनी ज्यादा रूनक लाइंस, उतने ज्यादा रून्स सीख सकते हो, क्योंकि दिमाग को रून्स समझने के लिए रूनक हार्ट का समर्थन चाहिए। शुरुआती स्तर में ही 1000 से ज्यादा रूनक लैंग्वेजेस हैं और वे बहुत जटिल हैं। उन्नत एडवांस्ड रून्स की जरूरतों के बारे में कुछ नहीं मिला। लगता है उसके लिए और ज्ञान खरीदना होगा। जब ईशान ने अपने रूनक हार्ट का स्तर देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसका स्तर उसके मौजूदा ज्ञान से ज्यादा था। ये बात उसे खुश कर गई। अब माना क्या है? माना एक ऐसी ऊर्जा है जो स्थिर, स्टैटिक और तटस्थ, न्यूट्रल होती है, यानी वह समय के साथ खुद नहीं बदलती जब तक कोई उस पर काम न करे। तटस्थ होने का मतलब है कि इसे किसी भी रूप में बदला जा सकता है बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए। रूनक बॉडी। रूनक बॉडी एक दुर्लभ और बहुत खास उपहार है उनके लिए जो रूनक मैजिक करते हैं। इस शरीर पर चमकते हुए रून्स होते हैं जो जादुई ऊर्जा से कंपन करते हैं, और इससे रून्स की भाषा के राज समझने में बहुत मदद मिलती है। जिनके पास रूनक बॉडी होता है, वे सारे रून्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और जटिल रूनक स्पेल्स भी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन रूनक बॉडी की असली ताकत इंटेंट रून्स में है। इंटेंट रून्स एक खास रून है जिससे उपयोगकर्ता अपने स्पेल्स में अपना खास इरादा, स्पेसिफिक इंटेंशन डाल सकता है, जिससे जादू के प्रभावों पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। जैसे एक आग के रून में अगर जलाओ पर खत्म मत करो का इरादा डाला जाए तो दुश्मन को बिना मारे तड़पाया जा सकता है। आमतौर पर ऐसा स्पेल बनाने के लिए बहुत सारे रून्स चाहिए होते हैं, जैसे आग का रून, सुरक्षा का रून, नियंत्रण का रून और भी कई, जिन्हें ध्यान से व्यवस्थित करना पड़ता है। लेकिन रूनक बॉडी के साथ उपयोगकर्ता बस बुनियादी रून्स लिखकर उसमें अपना इरादा डाल सकता है और वही प्रभाव कम मेहनत में मिल जाता है। इन फायदों के बावजूद इंटेंट रून्स सीखना सामान्य रून्स सीखने से भी ज्यादा मुश्किल है। पर जो फायदे मिलेंगे उसके लिए यह मुश्किल भी सहना सही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद ईशान ने यस बटन दबा दिया। स्क्रीन तुरंत गायब हुई और एक नई स्क्रीन आई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या तुम प्रक्रिया खत्म होने के बाद सोने और उठने के लिए वापस जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो? रिटर्न टू स्लीप, रिमेन हियर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशान ने सोचा, यहां रहने से मुझे थोड़ा समय मिलेगा ये सोचने के लिए कि क्या हुआ और आगे क्या करना है। इसलिए उसने रिमेन हियर बटन दबाया। इसके बाद वह अकेला रह गया और बिना किसी रुकावट के उसने अपने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। शरीर में बड़ा बदलाव। जैसे ही ईशान ने यस बटन दबाया, उसका दिल एक छोटे से समय के लिए रुक गया और फिर दोबारा धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह चमक रहा था। इसके बाद सुनहरी नसें, गोल्डन वेसल्स, रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स के करीब आने लगी और वे भी चमक रही थीं। इन्हें करीब आने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब ये बनाए गए थे तब ये रक्त वाहिकाओं के समानांतर थे। इससे माना वेसल्स और रक्त वाहिकाओं की लंबाई बराबर थी, जिससे मिलना, मर्जिंग आसानी से हो गया। जब ये मिले तो दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि एक नस में धक्का देने वाला आयतन, वॉल्यूम एकदम दोगुना हो गया। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि दिल पर लिखे रून्स चलने लगे और अपना तरीका बदलकर दिल के साथ पूरी तरह से मिल गए। इससे दिल जेब्रा की धारियों जैसा लगने लगा, लेकिन सुनहरे और लाल रंग में। आमतौर पर सुनहरा और लाल तरल पदार्थ मिलाने से नारंगी भूरा रंग बनता है, लेकिन क्योंकि सुनहरा तरल पदार्थ माना था, इसने लाल खून के रंग को दबाया और सब कुछ सुनहरा ही दिखा, जैसे पहले था। लेकिन ये सुनहरा रंग सिर्फ उन्हें दिखता जो जादू की दृष्टि, मैजिक विजन रखते हैं। सामान्य आंखों वाले लोगों को सिर्फ लाल रंग ही दिखेगा। मिलने के बाद शरीर में बदलाव शुरू हो गए। रूनक माना ब्लड अंगों में घूमने लगा, जिससे वे भी दिल की तरह सुनहरे लाल धारियों में बदल गए, लेकिन थोड़ी कम चमक के साथ। ईशान की मांसपेशियां मजबूत होने लगीं और रोजाना के खेलों से हुई छोटी मोटी चोटों के निशान हटने लगे। ये सब बदलाव 1 महीने तक चले। जब बाहर से देखा तो ईशान सोया हुआ लग रहा था। ईशान की सोच और भविष्य की योजनाएं। सिस्टम के बनाए कमरे में ये बदलाव शुरू होते ही ईशान ने सोचना शुरू किया कि क्या हुआ था।
उसने कहा, लगता है मैंने सुरक्षा को नजरअंदाज किया क्योंकि मैं जिंदगी भर सामान्य जीवन जीता रहा। यह उसकी पहली गलती थी। एक दिन में इतना अमीर बनने के बावजूद उसका दिमाग अमीर लोगों जैसा नहीं बदला। और इससे पहले कि वह ये समझ पाता, उस पर हमला हो गया। ईशान ने याद किया, सिस्टम की दुकान से मैंने जो सबसे सस्ती चीज खरीदी थी, बगज़ैपर, उसकी वजह से कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। वह याद कर रहा था कि उसने बगज़ैपर इसलिए खरीदा था क्योंकि वह सस्ता था और उसकी पढ़ाई के क्षेत्र से संबंधित था, जब उसे कॉलेज से निकाला गया था। सिस्टम के लिए भले ही यह बेकार हो, लेकिन इस दुनिया के लोगों के लिए यह इतना शक्तिशाली औजार था कि इसे किसी लड़के के हाथ में नहीं छोड़ सकते। किसी के लिए यह इतना जरूरी था कि उसने एक आदमी भेजा इसे चुराने के लिए। ईशान ने सोचा, ये कौन हो सकता है, और वह संभावित संदिग्धों के बारे में सोचने लगा। सारी सुरक्षा कंपनियां, वे देश जिन्होंने बगज़ैपर को सार्वजनिक होने से पहले नहीं लिया, या कोई इतना शक्तिशाली आदमी जो जानता हो कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया और इसे अपने हाथ में चाहता हो। संदिग्धों की सूची बनाते हुए उसने महसूस किया कि यह सोचना बेकार है, क्योंकि संदिग्धों की सूची इतनी लंबी थी कि वह समझ ही नहीं सकता था। उसने खुद से पूछा, मैं इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकता हूं? वह चाहता था कि अपनी गलतियों से सीखे। उसने सोचा, लगता है अस्पताल से निकलते ही मुझे एक सुरक्षा कंपनी खरीदनी होगी। घर भी बदलना होगा, ऐसा जहां घेराबंदी की सुरक्षा, पेरीमीटर सिक्योरिटी आसानी से दी जा सके। इन विचारों के साथ उसने योजना बनाई कि ऐसा कुछ या ज्यादा खतरनाक दोबारा न हो। उसने कहा, बाकी कदमों के लिए मुझे उठना होगा और ताज़ा जानकारी चाहिए होगी, तभी मैं फैसला कर पाऊंगा कि क्या करना है। इसके साथ उसने सिस्टम के बनाए बिस्तर पर सोने का फैसला किया। वह कमरा छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना था, और सिस्टम के शरीर में बदलाव खत्म होने का इंतजार करते हुए सोने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक और बड़ा बदलाव, दिमाग का अपग्रेड। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया और ईशान का शरीर अपग्रेड के आखिरी चरण में था। सिर्फ एक अंक बचा था। डिंग, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 5 मिनट में तुम्हें दिमाग के अपग्रेड के लिए इंडक्टेड कोमा में डाला जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिमाग के अपग्रेड के लिए कोमा जरूरी था, क्योंकि जागते हुए दिमाग को अपग्रेड करना कंप्यूटर चिप को चालू रखते हुए अपग्रेड करने जैसा है। यह तबाही और मौत का कारण बन सकता है। ईशान ने खुद को तैयार किया और 5 मिनट के खत्म होने का इंतजार किया। डिंग, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसके साथ वह बेहोश हो गया और रूनक माना ब्लड दिमाग की तरफ बढ़ा, लेकिन यह बाकी अंगों से अलग तरीके से हुआ। जब रूनक माना ब्लड दिमाग के पास पहुंचा, वह वाष्पित हो गया और गैस बनकर दिमाग के चारों ओर एक सुनहरा बादल बना। इस बादल की सघनता बढ़ती गई और रूनक माना ब्लड दिल से ज्यादा तेजी से फिर से भरा जाने लगा, क्योंकि यह सामान्य अंगों के अपग्रेड से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। सिस्टम बहुत ध्यान से सुनहरे बादल को दिमाग में दाखिल कर रहा था, ताकि दिमाग को कोई नुकसान न हो और ईशान या सिस्टम खुद खत्म न हो जाए। सुनहरा बादल तरंगों के रूप में दिमाग में गया, हर हिस्से को बेहतर करता गया, और जब तरंग दिमाग के केंद्र तक पहुंची, तो उसने अपनी ऊर्जा खत्म करके उस हिस्से को अपग्रेड किया। इसके बाद एक और सुनहरी तरंग आई, फिर एक और एक और। ये सुधार धीरे धीरे दिमाग में हो रहे थे। सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा था कि ईशान गलती से मनोरोगी, साइकोपैथ या सामूहिक हत्यारा, मास मर्डरर न बन जाए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सुनहरा बादल पूरी तरह से खर्च नहीं हो जाता। ईशान को कौन से सुधार मिले, ये हमें तब पता चलेगा जब वह उठ जाएगा।